क्या हरियाणा में बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है? ये 5 मुद्दे और दूसरी पार्टियों का खेल, और क्या है जाट और नॉन जाट का मामला। तो हरियाणा पे आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हरियाणा में जो अभी चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों में किसका पलड़ा भारी है, कौन कितना ताकतवर है और क्या होने वाला है, वो भी प्रिडिक्शन रहेगा हमारा। हरियाणा में होने वाले चुनावों में इन 5 मुद्दों पर होगा 90 सीटों का चुनावी खेल। यही 5 पॉइंट्स डिसाइड कर रहे हैं हरियाणा में किसकी सत्ता होगी और अब की बार कौन आएगा। सबसे पहला है जाट और नॉन जाट का मुद्दा। दूसरा है बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा, जो डिसाइड करेगा सत्ता को। और तीसरा है लोकल पार्टियां कितनी मजबूत चुनाव में लड़ती हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कितनी टक्कर दे पाती। चौथा मुद्दा है किसानों का। क्या किसान आंदोलन का कुछ थोड़ा बहुत असर होगा हरियाणा के चुनाव में? आखिरी और 5वां मुद्दा है बीजेपी और कांग्रेस का हरियाणा में शीर्ष नेतृत्व क्या गुल खिला पाएगा। ये 5 मुद्दे हैं जो हरियाणा चुनाव में हावी रहने वाले हैं और चुनाव की दिशा और सत्ता के खेल को मैनेज करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी मुद्दों पर बात करते हैं पूरी डिटेल्स के साथ। जैसा कि हमने पहले कहा, पहला मुद्दा है जाट और नॉन जाट। पहले अब यही देखते हैं कि जाट और नॉन जाट जो वहां जातियां हैं कितने परसेंट है। हरियाणा में जाट मतदाता 22% के करीब हैं, वहीं दलित समुदाय की आबादी 21% है। बाकी जाटों को छोड़कर ओबीसी की आबादी 30% है। ब्राह्मण है वहां 8% और वैश्य है वहां 5%। पंजाबी भी वहां 8% है, राजपूत 4% है और मुस्लिम भी 4% है। बाकी कुछ थोड़े बहुत और लोग। अब इनमें से देखते हैं कौन कौन से किसके पास है। देखिए सबसे पहले जाट का आता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जाट मतदाता 90 से 95% कांग्रेस के पास। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं इनेलो और जेजेपी, इनके पास भी जाट मतदाता हैं। तो ऐसा कहना कि 90 से 95% जाट कांग्रेस के पास हैं, ये अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि इनेलो और जेजेपी का जो वोट बैंक है वो ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा है। तो जाट मतदाता जो ग्रामीण इलाकों में है वो इन पार्टियों के साथ भी है। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि पूरी तरह से जाट कांग्रेस के ही हैं सारे। 1-2%, 2-4-6% बीजेपी को भी मिल जाए वो बड़ी बात, इससे ज्यादा नहीं है वहां बीजेपी के पास, ये सच्चाई है। अगला आता है वहां जो दलित समुदाय है। दलित समुदाय कहां जाएगा? अगर दलित समुदाय की परसेंटेज ये ही डिसाइड करेगी वहां के चुनाव। देखिए इनेलो ने बसपा के साथ अपना गठबंधन किया है और वो गठबंधन कहीं ना कहीं ये डिसाइड करेगा कि जो दलित वोट बैंक है वो थोड़ा बहुत इनेलो और बसपा के पास रहेगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो दलित वोट बैंक है वो ज्यादातर वहां बीजेपी के पास रहेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि उनको पता है कि अगर वहां फिर से जाटों की सरकार आ जाती है, अगर जाट मुख्यमंत्री बन जाता है वहां, तो दलितों को उस तरह से डील नहीं किया जाएगा। ये मानना है वहां के बहुत सारे दलितों का। तो दलित वोट बैंक भी एक जगह नहीं जा रहा है, वो भी बट रहा है। बीजेपी के पास ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के पास 50% के करीबन दलित वोट बैंक रहेगा। वहीं ब्राह्मण वोट बैंक है तो वो ब्राह्मण वोट बैंक पूरी तरह से बीजेपी के पास है। राजपूत वोट बैंक है वो ज्यादातर बीजेपी के पास है और जो दूसरे ओबीसी हैं वो भी ज्यादातर बीजेपी के पास। मुस्लिम वोट बैंक पूरा का पूरा कांग्रेस के पास है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। आम आदमी पार्टी को भी वो नहीं देगा वहां वोट, क्योंकि उनको पता है आम आदमी पार्टी को वोट देने का मतलब है कि कोई मतलब नहीं है। तो वो जहां भी वोट डालता है मुस्लिम समुदाय, वो एक ही पार्टी को वोट देगा। तो वो कांग्रेस के पास जा रहे हैं 4% के 4% वोट। तो ये हो गया। तो अभी जाट और नॉन जाट, देखो जाट और नॉन जाट में अगर फिर से वही हो गया, लोगों को लगने लगा कि जाट मतदाता इकट्ठे हो रहे हैं और फिर जाटों का वर्चस्व होने वाला है, तो जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे समुदाय हैं, वो बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जाट मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वहां देखा है कि किस तरह से जाटों के अलावा जो दूसरे समुदाय थे उसको इग्नोर किया जाता था। ये वहां के जो तमाम मतदाता हैं उनका कहना है कि हाँ इग्नोर होते थे वहां। अब दूसरा मुद्दा है एंटी इनकम्बेंसी का। एंटी इनकम्बेंसी ऐसा मुद्दा है जो हर सरकार के साथ में होता है, लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी इस तरह से रही थोड़ी 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 सभी में, तो थोड़े थोड़े वोट कटेंगे। लेकिन अगर जाट नॉन जाट हो जाता है तो एंटी इनकम्बेंसी दूसरे समुदाय में नहीं रहेगी और वो फिर बीजेपी के पास आ जाएंगे। तो एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा तो रहेगा, लेकिन अगर जाट नॉन जाट हावी हो गया
तो फिर एंटी इनकम्बेंसी जो नॉन जाट हैं उनमें से खत्म हो जाएगी और वो बीजेपी के पास जा सकती। तीसरा मुद्दा है हरियाणा की जो लोकल पार्टियों में सबसे पहला नाम आता है जननायक पार्टी, जिसे जेजेपी कहते हैं। जेजेपी की बहुत बड़ी ताकत है। 4.5 साल तक सरकार का हिस्सा रही जजपा राज्य के ग्रामीण इलाकों में प्रभाव रखती है और देवीलाल की विरासत पर दावा करती रहती है। लेकिन इसकी अपनी कमजोरी भी है। बीजेपी से नाता टूटने के बाद जजपा के लिए आगे के हालत कठिन होने वाले हैं, तो ये आसान नहीं है उसके लिए। लेकिन हाँ, अवसर भी है उनके लिए। जजपा नेता दुष्यंत चौटाला जाट समुदाय का एक प्रमुख चेहरा है जो युवा मतदाताओं को लुभाने में सक्षम है और उनको पिछले चुनाव में जिस तरह का समर्थन हासिल हुआ था, यहाँ भी युवा मतदाताओं का साथ उन्हें मिल सकता है। लेकिन उनके लिए चुनौतियां क्या हैं? पार्टी के कुछ नेता पाला बदलकर कांग्रेस या भाजपा में जाने को लेकर उत्सुक है। अगर ये भाजपा या कांग्रेस में जाते हैं तो उनकी पार्टी तो कमजोर होगी, ये बात सही है। तो ये भी देखना है क्योंकि उनके 4 विधायक पहले ही टूट चुके हैं। अगली जो लोकल पार्टी है बड़ी, वो है इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोक दल। इसकी बहुत बड़ी ताकत है पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, जिनके नेतृत्व में इनेलो का ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत वोट आधार है और हाल ही में बसपा के साथ गठबंधन के बाद इसमें और मजबूती आई है। तो यहाँ दलित और जाट मतदाता खेल कर सकता है। अगर दलित और जाट मतदाता एक साथ आ गया तो ये कांग्रेस के लिए भी चुनौती हो जाएगा। फिर कांग्रेस के लिए बहुत कुछ बचने वाला नहीं है अगर इनेलो आगे आ गई तो। और इनेलो आगे आ सकती है क्योंकि देखो कांग्रेस को भी देख लिया है अभी फिलहाल और बीजेपी को उन्होंने लगातार देख लिया है, तो हो सकता है कि वो इनेलो की ओर भी जाएं। अब इनेलो की कुछ जो कमजोरियां हैं वो देखते हैं। अतीत में इसे कई चुनावी पराजय का सामना करना पड़ा। हाल के दिनों में पार्टी के शीर्ष नेता कांग्रेस या भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो बहुत ज्यादा उनके पास नेता नहीं बचे हैं, संगठन नहीं बचा है, तो ये उनके लिए कमजोरी भी है। लेकिन अवसर भी है उनके पास। इनेलो उन लोगों को लुभाने का काम करेगी जो भाजपा और कांग्रेस के विकल्प को तलाश रहे हैं। हम यहाँ कहेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी वाले और नॉन जाट और जाट वाले खेल में जो लोग हैं, और वो नॉन जाट और जाट वाले खेल वाले जो लोग हैं जाटों से अलग, वो बीजेपी से भी नाराज हैं, तो वो यहां जा सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है एक और पार्टी का जिसे कहते हैं हम आम आदमी पार्टी, जिसके कुछ नेता अभी जेल में हैं और कुछ नेता जमानत पर बाहर आए हैं दिल्ली में, तो वो भी वहां संघर्ष कर रही है। अब वो कितना संघर्ष कर पाती है ये भी देखना होगा, उसकी वहां कितनी ताकत है ये भी देख। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में जो सरकारें हैं वो अपनी कल्याणकारी और लोक लुभावन वाली योजनाओं के जरिए लोगों को लुभा रही है, तो हो सकता है कि हरियाणा में भी लोग उसके लोक लुभावन वाली चीजों में आ जाएं, तो ये उसकी ताकत तो मानी जा रही है अभी। लेकिन क्या उन पर भ्रष्टाचार भारी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये भी देखना होगा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की कमजोरी क्या है? देखिए, हरियाणा में आम आदमी पार्टी के पास संगठन नहीं है। पहले भी इन्होंने प्रयास किया था वहां चुनाव लड़ने का, तो इनको कुछ नहीं मिला। लोकसभा चुनाव में भी इनको कुछ नहीं मिला, इस वजह से वहां बहुत ज्यादा इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। अवसर भी है इनके पास, पार्टी खुद को बीजेपी और कांग्रेस के विकल्प के रूप में पेश कर रही है, तो ये बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। हरियाणा में चुनाव लड़ना और अरविंद केजरीवाल का जेल में होना, ये उनके सामने चुनौतियां तो हैं ही बहुत बड़ी। अब चौथा मुद्दा देखते हैं। चौथा मुद्दा है किसानों का मुद्दा। देखो, किसान आंदोलन है सिखों का आंदोलन और पंजाबियों का आंदोलन है। जहां हरियाणा में सिर्फ 8% पंजाबी हैं, जिनमें से ज्यादातर नॉन सिख हैं, तो किसान आंदोलन का मुद्दा बहुत ज्यादा काम नहीं करने वाला है हरियाणा। तो रही जाट किसानों की बात, तो जाट किसान जो है वो ज्यादातर कांग्रेस के पास जाने वाले हैं अपने सत्ता को अपने हाथ में रखने के लिए, क्योंकि सत्ता अगर बीजेपी की रहती है तो बीजेपी में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, ये उनको पता है। तो बहुत ज्यादा किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस के पास पहले से ही वो जो जाट है वो तो है ही है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। दूसरे पंजाबी ज्यादा है नहीं, तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पांचवा मुद्दा है कांग्रेस और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का। देखिए, बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदलकर नायब सिंह सैनी को चुना है, तो बीजेपी में नायब सिंह सैनी के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। वहीं कांग्रेस जाट नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के परिवार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, चाहे हुड्डा आए या उनका बेटे आए। लेकिन नॉन जाट क्या हुड्डा परिवार को फिर से वोट देगा? देखिए, लोग पुरानी बातों को आसानी से भूल जाते हैं भारत में, तो हो सकता है हुड्डा को वोट मिले नॉन जाटों का भी। लेकिन नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने जो खेल खेला है कि वो किसी परिवार या बड़े नेता की पार्टी नहीं है, बल्कि किसी को भी मुख्यमंत्री और नेता बना सकती है जो पार्टी के लिए जिम्मेदार है और जो पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा है। तो ऐसे में लोगों के मन में होगा कि यार,
यहाँ किसी परिवार का कब्जा नहीं होने का है। तो ऐसे में लोग ये भी समझ रहे होंगे, तो ये भी एक मुद्दा तो रहेगा, हुड्डा परिवार और बीजेपी का बिना चेहरे वाला मामला। अब आपको बताते हैं क्लियर कि हरियाणा में चुनाव कौन जीत रहा है। यहाँ दो गेम होंगे, एक तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेगी या फिर बीजेपी पहले नंबर पर रहकर बहुमत के आंकड़े से 4-6 सीटें कम रहेंगी और इनेलो तीसरे नंबर पर रहकर किंग मेकर बनेगी। ये खेल हो सकता है वहां पर। चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं बीजेपी और कांग्रेस की ताकत और कमजोरी के बारे में। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने की उम्मीद है। ऐसे में दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस की अपनी चुनौतियां और कमजोरी और ताकत दोनों है, फिर इनको देखते हैं क्या क्या है। 2 बार से सरकार चला रही बीजेपी को करना पड़ सकता है सत्ता विरोधी लहर का भी सामना। बीजेपी को फिर से उभरती हुई कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिल रही है। लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं और 5 ही बीजेपी को मिली हैं। बीजेपी ने कुछ महीने पहले ही हरियाणा में बदलाव किए हैं। बड़े पार्टी ने जहां मुख्यमंत्री पद पर बदलाव किया है, वहीं गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी जजपा से भी नाता तोड़ लिया। हालांकि सवाल यह है कि यह कवायद क्या राज्य में पार्टी को लगातार तीसरा कार्यकाल दिला पाएगी। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब बीजेपी को देखते हैं कि बीजेपी की ताकत क्या है। हरियाणा में 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी के पास बूथ स्तर तक मजबूत संगठनात्मक ढांचा है। पार्टी ने इन चुनावों की तैयारी काफी पहले से शुरू कर दी है। कमजोरी क्या है बीजेपी की, अब ये देखते हैं। 2 बार से सरकार चला रही बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है। ये उसकी अभी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई दे रही है। बीजेपी पार्टी के लिए हरियाणा में अवसर क्या है। पार्टी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके पूर्ववर्ती मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री हैं की स्वच्छ छवि का लाभ उठाने की कोशिश करेगी और साथ ही अपनी सरकार द्वारा प्रदान किए गए पारदर्शी प्रशासन को भी रेखांकित करेगी। अब बीजेपी के सामने चुनौती क्या क्या है। बीजेपी को फिर से उभरती हुई कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिल रही है। ये तो अब सब साफ दिखाई दे रहा है, जिसने हाल के चुनावों में 10 में से 5 लोकसभा सीटें जीतकर ये बता दिया कि हम बीजेपी के सामने खड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की कि कांग्रेस कितनी ताकतवर है, कितनी कमजोर है, कितनी चुनौतियां हैं उसके सामने। तो कांग्रेस की ताकत देखते हैं। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं के व्यापक वर्ग को प्रभावित करते हैं। अब कमजोरियां क्या हैं कांग्रेस की, ये भी देख लेते हैं। हुड्डा और सैलजा के नेतृत्व में अलग अलग धड़े बन गए हैं और जो अभी सत्ता पक्ष है यानी कि बीजेपी है, वो कांग्रेस के समय में होने वाले घोटालों को बार बार उठा रहा है और बता रहा है कि देखिए कांग्रेस के राज में किस तरह से घोटाले होते थे कुछ परिवारों द्वारा। कांग्रेस के पास बहुत बड़ा अवसर है। अगर कांग्रेस ये सत्ता विरोधी लहर जो अभी बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है हरियाणा में, अगर इसको भुना नहीं पाई तो फिर उसके लिए अवसर नहीं है। और भुनाना ये होगा कि या तो वो क्लियर मैंडेट लेके आए। अगर क्लियर मैंडेट कांग्रेस का नहीं आती है तो नंबर 1 पार्टी बीजेपी ही रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। इंडियन नेशनल लोक दल और जजपा जैसी जो पार्टियां हैं उनके बीच में जाट मतदाताओं का बंटवारा होगा। इन तीनों पार्टियों जजपा, इनेलो और कांग्रेस के बीच में, तो जाट मतदाता जो है वो इन तीनों पार्टियों के बीच में बटेगा। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर जाट मतदाता 3 पार्टियों में जाता है तो फिर बीजेपी जीत जाएगी। आपको क्या लगता है, आप भी बताइए आगे इसमें और क्या हो सकता है, बात करेंगे और आगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय।